हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक हमारे पार्ट 4 में। ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट देख चुके हैं, उसमें हम डेफिनेशन और कई चीजें और देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उस पार्ट को जाके देख लीजिए, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनियन जुडिशरी। यूनियन जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट। आज हम करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 देखना आज हमें, यूनियन जुडिशरी, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पर्टिकुलरली 124 आर्टिकल के बारे में आज हम देखेंगे। कुछ केसेस देखेंगे और एक स्टोरी में आपको काफी इंटरेस्टिंग ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो अगर आप रियली लॉ में इंटरेस्टेड हैं तो आपको काफी मजा आएगा उस स्टोरी में। अगर आप रियली लॉ में इंटरेस्टेड हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे बनते हैं, कैसे उनको इलेक्ट किया जाता है या उनको सेलेक्ट किया जाता है, क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं और क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। आज तक जो है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1950 से, तब से आज तक क्या प्रोसीजर रहा है, सीजीआई कैसे बनता है और हाई कोर्ट के जजेस कैसे इलेक्ट होते हैं, वो हम हाई कोर्ट वाले उसमें करेंगे लेक्चर में। तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है आज। ठीक है, क्या प्रोविजन है, कहां पर प्रोविजन है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके। अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और अदरवाइज ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और अदर अलाइड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, सो उनके लिए भी आपके लिए काफी बहुत रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे। स्टार्ट करें। आई होप आपके पास आपका बेयर एक्ट होगा। मैं आपको रिपीटेडली बोलता आ रहा हूँ कि बेयर एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके पास बेयर एक्ट होना ही चाहिए। बेयर एक्ट कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कई बार। इस तरीके का बेयर एक्ट होता है, इस तरीके का। जो और थ्योरीज होती है ना, कई बच्चे समझ नहीं पाते कि वो बुक थ्योरीज जो ऑथर्स की पर्टिकुलरली बुक होती है वो बेयर एक्ट नहीं होता है। बेयर एक्ट में सिर्फ आपको आर्टिकल, सिर्फ सेक्शंस, आर्टिकल्स ये मिलते हैं। इसके अलावा कोई कमेंट्री, कोई आपको थीसिस विसिस कुछ नहीं मिलता उसमें। तो स्टार्ट करते हैं 124 से, यूनियन जुडिशरी। देखो आर्टिकल 124, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया consisting of a chief justice of India, consisting of a chief justice of India, and until parliament by law prescribes a large number of not more than 7 other judges। तो ये बताता है हमें 24 सब क्लॉज 1 बताता है, सॉरी 24 क्लॉज 1 बताता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड सेकंड थिंग 7 अदर जजेस होंगे। 7 अदर जजेस। तो एक चीज मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यही बता देता हूं, जो अदर जजेस होते हैं ना, अदर जो सीजीआई से अदर जजेस होते हैं उनको बोला जाता है जूनियर जजेस। अब आप इसको कैसे प्रोनाउंस करो, आप इसके प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो। इसको कोई जूनियर जजेस बोलता है, कोई प्यूइन जजेस बोलता है, कोई पुणे जजेस बोलता है। तो मैं आपको स्पेलिंग मैंने आपको बता दी है, मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, PUISNE। ठीक है, जो अदर जजेस होते हैं ना उनको ये बोला जाता है प्यूआइन जजेस, प्यूआइन जज। ठीक है, जैसे ही प्रोनाउंस करो आप इसको। तो ये एक फैक्ट मैंने आपको बताया हमारी स्टडी से अलग। तो हम बात कर रहे हैं जजेस सुप्रीम कोर्ट में कैसे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको देखने को मिलता है, एक तो होगा सीजीआई जिसको बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके नीचे तो नहीं, आप समझने के लिए समझ लो। अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं ना,
और सीजीआई जो होते हैं उनकी पावर्स तो सेम ही होती है, बस सीजीआई जो होते हैं उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्स्ट्रा होती है, एडमिनिस्ट्रेशन करना ना, कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन करना। अदरवाइज पावर्स तो सेम होती है, लेकिन फिर भी ये सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसी पे डिबेट है कि सीनियर मोस्ट होने चाहिए या कोई और मेथड होना चाहिए, इसी पे डिबेट है, ये हम करेंगे। इस पे पूरी लॉन्ग स्टोरी, आपको एक काफी बेहतरीन स्टोरी बताऊंगा इसके ऊपर, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे गवर्नमेंट ने कैसे प्रेशराइज करने की कोशिश करी, कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट में कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे नई नई जजमेंट्स आई। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो देखो उस टाइम पॉपुलेशन भी आई थिंक समवेयर अराउंड 40 या 45 करोड़ के आसपास में थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और फैक्चुअल चीजें आप देख सकते हो गूगल पर। तो उस टाइम पर शायद पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, 40-45 करोड़ के आसपास में शायद पॉपुलेशन थी। तो जो सीजीआई थे वो तो एक ही होता है हमेशा, सीजीआई जो होते हैं वो तो एक ही होते हैं हमेशा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस एक ही होते हैं। तो इसके नीचे जो है, इसके नीचे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने 7 जजेस रखे, 7+1, इसको ऐसे बोला जाता है। कभी भी आप अगर बोलो तो 1+7, कब? 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस टाइम पर हमने कितने जजेस को रखा, कितने जजेस का प्रोविजन था 124 में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स, अंटिल पार्लियामेंट, जब तक पार्लियामेंट को नहीं लगता तब तक 7 और जजेस। तो मतलब इन टोटल 8 जजेस हो गए, इन टोटल कितने हुए? 8 जजेस हो गए। अब इसके बाद मैं सीक्वेंस बताता हूँ आपको। आपको जैसे पता होगा कि आज के टाइम पे तो ज्यादा हैं जजेस, तो वो कैसे कैसे इंक्रीज हुए। कई बार ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये एक फैक्चुअल चीजें हैं और इंपॉर्टेंट है, प्रीलिमिनरी एग्जाम में आ जाती है। तो देखो कैसे कैसे टाइम के साथ कैसे कैसे इंक्रीज होते रहे। 1956 में 7 को इंक्रीज करके 10 कर दिया। इसके बाद 1960 में 10 को इंक्रीज करके 13 कर दिया। इसके बाद 13 को इंक्रीज करके 17 कर दिया। देखो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी कंट्री की, तो ऑब्वियस सी बात है कि जजेस की भी रेशियो बढ़ानी पड़ती है। ऑल द वे अगर आज के टाइम पर देखें तो अभी भी हम अदर कंट्रीज के मुकाबले, जो अदर कंट्रीज हैं जैसे यूएस, यूरोपियन यूनियन में लंदन, इटली, जर्मनी, रशिया, मतलब किसी भी कंट्री, अदर कंट्रीज, मोस्टली कंट्रीज को अगर हम देखें तो हमारा जो रेशियो है ना, रेशियो ये होता है कि 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर कितने जजेस हैं या 1000 आदमियों के ऊपर कितने जजेस हैं। तो उस रेशियो में आज भी हम बहुत पीछे हैं, आज भी। तो ये 1978 तक आ गए। इसके बाद 17 के हो गए सीधा 25, कब? 1986 में। ये सब रिक्वायरमेंट थी टाइम टू टाइम, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी तो जजेस भी तो बढ़ाने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें बढ़ती जा रही थी। 86 के बाद सीधा आया 2008। और ये तो आपको रीसेंट वाला तो पता होना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि रीसेंट इंक्रीज कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट जजेस का। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि रिसेंट है काफी, ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप देखोगे कि 1+7 से हम, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको आप 50, सॉरी मैंने 50 लिख दिया तो कोई बात नहीं, 49 आई। कॉन्स्टिट्यूशन तो 49 में ही बना था, है ना। अब आप कहोगे 49 में, 26 नवंबर भूल गए, मैंने बताया था 26 नवंबर। तो
आप पहली क्लासेस देखोगे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, 26 नवंबर क्या है और 26 जनवरी क्या है। आप इससे पहली वीडियोस देखोगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो आगे चलते हैं। तो 1+7, 1+7, 1+10, 13, 17, 25, 30 और आज के टाइम पर जो है वो है 1+33, मतलब इन टोटल 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक है ऑनरेबल CJI। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, डन। सेकंड बात करते हैं। सेकंड, ये काफी इंटरेस्टिंग है, आपको काफी चीजें मैं बताऊंगा इससे रिगार्डिंग। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। एवरी जज, अब ये बताता है, जज तो बता दिया कितने होने चाहिए, ये पता लग गया आपको कितने जज होने चाहिए, कितने हैं आज के टाइम पे, कितने थे स्टार्टिंग में, कैसे कैसे इंक्रीज हुए बता दिया। सेकंड बात करें कि जज अपॉइंट कैसे होगा, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट कैसे होंगे, कौन अपॉइंट करेगा। तो एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी, शैल लिखा हुआ है, शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट कर सकता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट। आगे चलते हैं। बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील तो आपको पता है प्रेसिडेंट की जो सील होती है, जो मार्क होते हैं उनके, उसके अंडर। अब ये कंट्रोवर्सी वाला इशू है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रेफर्ड टू इन आर्टिकल 124A। अब इसको अगर, इसकी अगर आप बात करो तो ये आज के टाइम में एप्लीकेबल नहीं है। आप नीचे आ जाओ इधर शॉर्ट नोट्स में, इसमें आप देखोगे क्या लिखा है, 99th अमेंडमेंट से ये वाला पार्ट हटाया गया था। देखो, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस, ठीक है, ये वाला पार्ट। हम पहले देखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको बताता हूं कि प्रोसीजर पहले क्या था। हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि स्टार्टिंग से प्रोसीजर क्या था, ठीक है। उसके बाद आप इन सारी चीजों पे आओगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। अब हम इसको ना पढ़ के, इस वाले पार्ट को ना पढ़ के, यहां से इस पार्ट को काट दो, सपोज ये पार्ट नहीं है इधर, इसको ना पढ़ के हम ये सील के आगे ये वाला पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। हम ये सील के आगे नीचे वाला पार्ट पढ़ते हैं। आपके पास आपका बेयर एक्ट होगा, उसमें ये चीज जरूर मेंशन होगी, ठीक है। यहां तक पर्पस तक पढ़ना भी है, पर्पस तक। रुक जाओ, देखो ऊपर से पढ़ते हैं। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब नीचे आ जाओ। आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस, यहां तक पढ़ना है, ठीक है। ये कहता है कि कैसे अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर अपॉइंट करने हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि जो अदर जजेस है ना सुप्रीम कोर्ट के, उनसे कंसल्ट करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट है और ये उसके जजेस है, सपोज ये भी जस्टिस है, ये भी जस्टिस है, ये भी जस्टिस है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी की अपॉइंटमेंट करनी है, सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी की अपॉइंटमेंट करनी है आपको, तो आपको इनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, इन सारे जजेस से। कितने जजेस होने, कितने कितने की कमेटी होगी, कितने जजेस होने चाहिए उसमें,
और मेजॉरिटी बेसिस पे होगा या फिर सबकी सहमति होनी चाहिए, वो सारी चीजें करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जितना मैं बताता चल रहा हूं ना, उतनी चीजें समझते जाओ। तो प्रोसीजर क्या है, क्या क्या बताया 124 ने, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ पर तो कोई नंबर लिखा नहीं है, कोई कमेटी लिखी नहीं है, कुछ आपको मेंशन नहीं है इधर, तो वो सारी चीजें हम समझेंगे क्या है। आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स, अगर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करनी है तो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन जजेस की, सुप्रीम कोर्ट में करना है तो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की कंसल्टेशन, एज द प्रेसिडेंट में डीम फॉर द पर्पस, जैसा प्रेसिडेंट को इनमें से ठीक लगे। अब ये क्या है डीम फॉर द पर्पस, तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कहानी का। देखो यहां पर आ जाओ आप। 144 क्या कहता है, ओ सॉरी 144 कह रहा हूं, 124। देखो ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाए तो आप उसको इग्नोर कर दिया करो, हो जाती है कई बार, है ना। तो 124 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है तो कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। भाई अल्टीमेट पावर किसको दे रखी है, प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करेगा, कंसल्टेशन करेगा, तब वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट कर सकता है। कंसल्टेशन किससे होगी, कंसल्टेशन अदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे होगी, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे कंसल्टेशन करके अपॉइंटमेंट होगी। तो आर्टिकल 124 प्रोवाइड्स that it would be the president who can appoint the judges of the Supreme Court with consultation with judges of the Supreme Court, and in case of states it will be high court judges। और अब एक और इसमें एक प्रोवाइजो है नीचे, ये बात तो आपको समझ आई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात। अब एक प्रोवाइजो भी था इसमें पहले, वो आ जाओ आप थर्ड में आ जाओ। Provided that, यहाँ आ जाओ, provided that in the case of appointment of a judge other than the chief justice, the chief justice of India shall always be consulted। अब ये क्या कहता है कि अगर सीजेआई जो है ना, इसके अलावा जो जजेस अपॉइंट कर रहे हो आप सुप्रीम कोर्ट में, इसके अलावा जो जजेस अपॉइंट कर रहे हो आप सुप्रीम कोर्ट में, प्यूने जजेस, इनकी जब भी अपॉइंटमेंट होगी ना तो सीजेआई को कंसल्ट किया जाएगा, सीजेआई को कंसल्ट किया जाएगा जब भी आप प्यूने जजेस अपॉइंट करोगे। दोबारा देख लो, प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोवाइडेड इसी के नीचे है, इसी के नीचे पढ़ना आप इसको, अब सोचना हम यहीं पढ़ रहे हैं इसको, इसके नीचे ही, ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन द सीजे, तो सीजे के अलावा तो क्या हो गए, प्यूने जजेस हो गए। तो प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द सीजे, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड, तो हमेशा सीजेआई को कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लैरिफिकेशन मिल गई कि सीजे के अदर जजेस के केसेस में सीजे को कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरप्रिटेशन क्या हुई, वुड लीड, सिंपल इंटरप्रिटेशन जो है वो एक कंक्लूजन पे जाती है, दैट द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इज ओनली अबाउट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड कंसल्टेशन वुड बी ओनली द इंसेप्शन और इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज। तो इनिशियल अपॉइंटमेंट मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जजेस है ना सुप्रीम कोर्ट के, तो इनिशियल अपॉइंटमेंट जो उनकी हो रही है, जब उनको सीजे मतलब सॉरी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है, उस टाइम के लिए बात तो ये करता है, उस टाइम की बात तो ये बता रहा है, उस टाइम की बात तो बता रहा है जज बनाते टाइम, कि उस टाइम तो ये प्रोसीजर अप्लाई हो, ये होगा, ठीक है, उस टाइम तो ये प्रोसीजर अप्लाई होगा, जज बनाते टाइम ये प्रोसीजर अप्लाई होगा कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बनाएंगे, और
इसमें एक प्रोवाइजो दे रखा है कि जब सीजे के अलावा प्यूने जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो सीजे की कंसल्टेशन जरूरी होगी। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया इस 124 आर्टिकल में कि सीजे की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। देख लो एक बार, कहीं लिखा हुआ है भाई? ना तो इसमें लिखा हुआ सेकंड पार्ट में, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन द स्टेट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। ये किसके लिए लिखा था? कहां से रीड करे थे हम, किसके साथ में? एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है ना? और ये देख लिया, उसके बाद प्रोवाइजो भी देख लिया। बट यहां पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये क्या हो गया, वो हट गया आई थिंक। चलो, तो यहां पर ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि सीजीआई की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। सीजीआई की अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये मतलब देखो, जजेस तो आपने बना दिए सुप्रीम कोर्ट में, बट अब उन जजेस में से सीजीआई कौन चुना जाएगा, है ना? ये तो एक मेजर इशू हो गया। तो इसके ऊपर काफी सरकार ने भी सोचा कि हम सीजीआई बनाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि हम सीजीआई बनाएंगे। तो अब इसके ऊपर काफी टसल चली, काफी केसेस हुए। लेकिन जैसे होता नहीं कि कन्वेंशन सा चलता रहता है। अगर देखो, अगर घर में कोई लड़ाई नहीं हो रही, अगर मान लो 4 भाई है, उनमें से एक बड़ा है, ऑब्वियसली एक बड़ा होगा, बाकी 3 छोटे भाई है, तो नॉर्मली कन्वेंशन कन्वेंशन जो होती है ना भाई, उसमें बड़े भाई की मानी जाती है, और बड़े भाई को रिस्पेक्ट दी जाती है, और बड़ा भाई जो कहता है उसको फॉलो भी किया जाता है। नॉर्मल केसेस में कन्वेंशन काइंड ऑफ कह लो, ऐसा होता है। या फिर चलो भाई की छोड़ो, नॉर्मली केसेस में फादर या अंकल, चाचा, ताऊ, तो उनको भी फॉलो किया जाता है। कन्वेंशन एक तरीके से रिस्पेक्ट कह लो, कन्वेंशन कह लो। तो ये एक प्रोसीजर होता है। इसी तरीके से क्योंकि क्योंकि कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं था 124 में, तो क्या किया गया कि एक कन्वेंशन डेवलप हो गई टाइम के साथ में। एक कन्वेंशन टाइम के साथ में डेवलप हो गई 1950 से, जब से कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली पूरा कंप्लीट फोर्स में आया, तो एक कन्वेंशन हो गई। और कन्वेंशन केम इनटू फोर्स, जिस मतलब कन्वेंशन केम इनटू फोर्स, क्या कन्वेंशन फॉलो करनी, कन्वेंशन आपको समझ आई क्या है? मतलब जो आप एक रूटीन मैनर में फॉलो करने लगे। तो एक कन्वेंशन डेवलप हो गई सुप्रीम कोर्ट में कि जो सीनियर मोस्ट जज था ना, जो भी सीनियर मोस्ट जज था, सपोज ये लाइन है सीनियोरिटी की, ये सीनियर मोस्ट जज है जिनकी एज सपोज 63 है, ये इनसे पीछे हैं। एज नहीं, इनमें क्राइटेरिया होता है कि कौन पहले अपॉइंट हुआ था, ये क्राइटेरिया होता है इनमें। जज कौन किस दिन अपॉइंट हुआ था, और किस दिन के किस टाइम अपॉइंट हुआ था, उस जिस टाइम अपॉइंट हुआ था ना, वहां से उसका टाइम, फिर वहां से उसकी सीनियोरिटी काउंट होती है उस जज की। तो अभी समझने के लिए आप सिर्फ इसको एज मान लो। वैसे एज नहीं होती, मैंने आपको बता दी। जिस दिन वो जस्टिस कोर्ट में अपॉइंट होता है, उसी दिन से उसकी सीनियोरिटी काउंट होती है। जैसे कि आप ऐसे समझो कि सपोज आप लॉयर हो और आपने एनरोल कराया। एनरोल एक लॉयर है जो सपोज 30 इयर्स एज है उसकी, 30 इयर्स एज है, एज, और उसने एनरोलमेंट कराई 2000 में। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर मैं आपको समझा रहा हूं कि सीनियोरिटी किस बेसिस पे होती है। और एक दूसरा लॉयर है, उसने भी सपोज ये 30 है ना, तो मान लेते हैं कि उसने 25 की एज में
25 की एज में एनरोलमेंट कराई और इसको मान लेते हैं 1995 एनरोलमेंट, या हाँ ठीक है एनरोलमेंट, या 2000 ही मान लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो एक 30 इयर्स का पर्सन है जिसने एनरोलमेंट कराई और एक 25 का ईयर का पर्सन है जिसने एनरोलमेंट कराई। तो 2020 में दोनों की एनरोलमेंट कितनी हो गई? 20 साल की हो गई, इसकी भी 20 साल की हो गई और इसकी भी 20 साल की हो गई, ठीक है ना। बट सपोज इसने एनरोलमेंट 1995 में कराई होती तो इसकी कितनी हो जाती? 25 साल हो जाती, 25 साल 2020 में, है ना। तो अब आप क्या कहोगे कि इस एज से एनरोलमेंट देखोगे ये 25 इयर्स एज है, या फिर ये जो 30 एज है ये एज मानी जाएगी, या फिर ये एनरोलमेंट वाली? आंसर इज दिस, ये एनरोलमेंट। भाई इसकी बार में स्टैंडिंग कितनी है? 25 साल की, और इसकी बार में स्टैंडिंग है 20 साल की। इसी तरीके से जजेस का भी होता है, इसी तरीके से जजेस का भी होता है कि जिस दिन जज अपॉइंट होता है ना, चाहे वो अभी 50 साल है उसकी एज, या फिर 55 साल है या 60 साल है, तो जिस दिन अपॉइंट होता है जज, जिस दिन जज बनता है, जिस दिन वो शपथ लेता है, ओथ लेता है, उस दिन से जज की सीनियोरिटी काउंट होती है, ठीक है ना। तो हम कहाँ थे? हाँ कन्वेंशन पे थे हम, है ना। तो एक कन्वेंशन डेवलप हो गई कि भाई जो भी सीनियर होगा ना, जो भी सीनियर होगा वो बनेगा सीजीआई, ठीक है। तो एक कंप्लीट लिस्ट होती है सुप्रीम कोर्ट की भी, हाई कोर्ट की भी, कि भाई सीनियोरिटी के हिसाब से लिस्ट होती है प्रॉपर, उनको पता होता है पहले कि कौन क्या बनेगा, क्योंकि हर किसी की पूरी सारा बायोडाटा, सारी डिटेल कंप्लीटली डेट वाइज होती है कि कौन किस डेट को अपॉइंट हुआ था, तो किसकी कितनी स्टैंडिंग है, किसके कितने दिन हो गए, तो उसके अकॉर्डिंगली ही सीनियोरिटी डिसाइड होती है। तो यही कन्वेंशन बना ली कोर्ट ने कि भाई देखो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट या कुछ लिखा तो हुआ नहीं कहीं पर जो हम जिसको फॉलो करें। तो और लेजिस्लेचर ने भी, उस टाइम के लेजिस्लेचर काफी मेच्योर, काफी मतलब उस टाइम पर इतने करप्शन के केसेस या फिर इस तरीके की हरकतें नहीं होती थी, और देशभक्त काइंड ऑफ आदमी उस टाइम हुआ करते थे, आज का तो पता नहीं। तो क्या हुआ कि उन्होंने भी कभी इंटरफेयर नहीं करा, लेजिस्लेचर ने भी, प्रेसिडेंट ने भी। एक तरीके से आप पढ़ोगे प्रेसिडेंट के बारे में तो आपको पता चलेगा कि वो एग्जीक्यूटिव के डायरेक्शंस पे ही काम करते हैं, तो उन्होंने भी कभी इंटरफेयर नहीं करा। और जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस थे उन्होंने भी इसका इजी वे निकालते हुए कि भाई जो भी सीनियर होगा उसको सीजीआई बना दिया जाएगा, ठीक है, सीनियर मोस्ट, ठीक है। ये एक कन्वेंशन एप्लीकेबल हो गई और ये चल रही थी। अब ये 1950 से चल रही थी, ठीक है। बट क्या हुआ कि 1957 में 1957-58 के आसपास एक कमीशन फॉर्म हुआ, जिस कमीशन का नाम था मिस्टर MC सीटलवर्ड, ठीक है ना। एक कमीशन ने रिपोर्ट दी 1957-58 में कि भाई सीनियोरिटी जो है ना, सिर्फ सीनियोरिटी के बेसिस पे ही जज को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, मतलब सीजीआई को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, मेरिटोरियसनेस भी देखनी चाहिए, मेरिट भी देखना चाहिए। इस कमीशन ने कहा कि जो मेरिट है ना, मेरिट को भी देखना चाहिए कि किस जज में कितनी नॉलेज है, किस जज ने किस किस तरीके की जजमेंट्स पास करी है ना, उस तरीके से। तो अगर 10 जजेज है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनमें से कौन ज्यादा मेरिटोरियस है उसको सीजीआई बनाना चाहिए। ये रिपोर्ट दी थी कमीशन ने मिस्टर MC सीटलवर्ड कमेटी ने, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने इस पे कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं, ना कुछ चेंजेस करे गवर्नमेंट ने, कोई जरूरत लगी नहीं गवर्नमेंट को, ठीक है। अब खेल यहां से चालू होता है खेल। जो डिस्प्यूट अराइज हुए भाई, आगे आगे चल के डिस्प्यूट तो होनी थी,
अब यहां से देखो क्या होता है, केस आता है आपने सबने सुना होगा, ये नहीं सुना होगा तो लॉ करने का फायदा नहीं है। केशव नंदा भारती केस, अगर स्पेलिंग ठीक है तो एक बार चेक कर लेना। केशवानंदा है, वी ए केशवा है या केशव नंदा है, पर केशव नंदा मेरे हिसाब से चेक कर लेना, इसको कोई इशू नहीं है। 1973 में। अब देखो यहां से होता है खेल शुरू। इसमें क्या होता है कि इसमें पहले मैं आपको बताता हूं, इसमें जजेस कितने थे। 13 जजेस की बेंच थी। 13 जजेस की बेंच 13 जजेस की बेंच थी। मैंने आपको ऊपर बताया ना 13 जजेस हो चुके थे यहाँ पर। 1973 का है ना, तो आपने नोट्स में देखो। हाँ, 78 में जाके 18 हुए थे, अदरवाइज 14 थे। 14 जजेस थे 1960 में। लेकिन क्योंकि बेंच जो हमेशा ऐसी होती है ना, उसको ऑड नंबर में बनाया जाता है, इवन नंबर में नहीं बनाया जाता। बिकॉज अगर इवन सपोज इसको 12 कर देते, 6 जजेस हो जाते, तो कोई जजमेंट ही नहीं निकल के आती, है ना। तो इसलिए हमेशा बेंच जो होती है उसको ऑड नंबर में बनाया जाता है, 5, 7, 9, 13 इस तरीके से, ताकि एक कोई बीच में ड्रॉ ना हो जाए, कहने का मतलब। ठीक है। इसमें क्या होता है, 13 जजेस थे इसके अंदर, इस बेंच में। बेंच बोलते हैं जो डिसीजन करने के लिए बैठते हैं। तो 13 जजेस की बेंच बैठती है। अब ये सपोज सोचो 13 जजेस की बेंच बैठी, कितना इंपॉर्टेंट केस होगा। इस केस में क्योंकि इससे पहले 2-4 केसेस और भी आए थे, ये डिस्प्यूट काफी बड़ा डिस्प्यूट था, और गवर्नमेंट चाह रही थी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का वो हो जाए, कंट्रोल हो जाए। गवर्नमेंट चाह रही थी कि पूरे मतलब हमारे पास कंप्लीट पावर हो कि हम संविधान में कुछ भी चेंज कर सके। संविधान में कुछ भी चेंज कर सके। गवर्नमेंट का कहना था कि हम लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, हमारे पास ये पावर है कि हम संविधान में कुछ भी बदल सकते हैं। कुछ भी का मतलब हम किसी की जान भी ले सकते हैं, या हम किसी के राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को खत्म कर सकते हैं, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, किस मतलब कुछ भी लॉ बना सकते हैं और कोई भी फंडामेंटल राइट खत्म कर सकते हैं। ये कहना था गवर्नमेंट का। ठीक है, मैं आपको इन शॉर्ट में बता रहा हूं। जब हम फंडामेंटल्स वाली क्लास करेंगे तो मैं आपको इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और ये केशव नंदा भारती तो लास्ट जजमेंट है, इससे पहले 3-4 केसेस और आए थे, उनमें क्या क्या हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल्स वाली क्लास में, जब हम फंडामेंटल्स करेंगे। ये जो सीरीज में कर रहा हूँ इसमें हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं, तो उसमें अभी हमारा टॉपिक 124 है, तो इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपको सिर्फ जितनी चीजें रेलेवेंट है उतनी आपको बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि पूरा कंट्रोल हमारे पास आ जाए और हम जो चाहे वो अमेंडमेंट कर सके, जो चाहे वो चेंजेस कर सके। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहना था गवर्नमेंट का, तो ये कहना था कि भाई हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम कुछ भी बदल सकते हैं संविधान में, क्योंकि हमारे पास 368 में लिखा हुआ है। अब 368 अपने अगर बेयर एक्ट में देखो तो 368 में पावर दी हुई है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कहना था गवर्नमेंट का कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दी है अमेंडमेंट की, और इस पावर के थ्रू हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं जो हमारा मन करे। लेकिन अल्टीमेटली 7:6 का जजमेंट आया। 7:6, 7 जजेस एक साइड, 6 जजेस एक साइड। 7 जजेस, ऑब्वियसली 7 जजेस एक साइड से, तो ये वाली जजमेंट प्रिवेल करेगी इनकी। और ये वाली इनकी जो आपको अभी ये नहीं पता होगा कि ओबिटर डिक्टा क्या होता है, रेशो डेसेंडाई क्या होती है, तो मैं उतनी डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा।
बट अभी के लिए समझ लो कि ये जो है, जो कम जजेस होते हैं ना जिस साइड में, उसको एक्सेप्ट नहीं करा जाता। जो मेजोरिटी जजमेंट होती है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इसको इन्होंने क्या कहा, जजों ने, यहां पर क्या बात हुई, जजेस ने कहा जजमेंट में कि ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपके पास अमेंड करने की पावर है, पार्लियामेंट के पास अमेंड करने की पावर है, ठीक बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल आपके पास पावर है और संविधान ही आपको पावर देता है 368 में। लेकिन आपके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की। आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर देखो, ये अपने आप में एक पूरी क्लास का टॉपिक है, इसको मैं आपको 5 मिनट में नहीं समझा सकता। बस आपको मैं जितना बता रहा हूं उतना आप समझ लो। अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपके लिए वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ा हुआ तो फंडामेंटल्स वाली क्लास देखना, उसमें आपको समझ आ जाएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास वीडियो आती रहे। अब कोर्ट ने कहा कि आप कुछ भी चेंज करो, जो आपका मन कर रहा है ना, आप वो चेंज करो, संविधान में सब कुछ ले लो आप जनता का, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल मूल जो अधिकार है जनता के, और जो जिस चीज के ऊपर संविधान टिका हुआ है, एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी नींव बनाते हैं, उसमें पिलर लगाते हैं ना, अगर पिलर ही निकाल लोगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो कोर्ट कहता है कि आप चेंजेस करो, आप बिल्डिंग के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, रूम में दीवारें तोड़ो और जो आपको करना है बिल्डिंग में करो, उसकी नींव को नहीं छेड़ सकते आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते। ठीक है, अब ये बात हुई तो मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ता हूं। इन द ईयर 1973 केम द लैंडमार्क जजमेंट केस नंदा भारती which had laid down that the basic structure of the constitution cannot be amended. It was 7:6 judgment which had not gone well with the government. At the same time, the CJI was about to retire and now a new CJI need to be appointed. The government now took into consideration the, अब देखो क्या हुआ, अब फिर से खेल कर दिया गवर्नमेंट ने। भाई जिस टाइम पर ये जजमेंट आई ना, उस टाइम पर जो सीजीआई थे उनका रिटायरमेंट का टाइम पास आ रहा था और रिटायरमेंट होने वाली थी उनकी। तो जो 7:6 की साइड में, इस 7 की साइड जो ये सॉरी हाँ ये 7 वाली जजमेंट जो है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट गई। गवर्नमेंट जो करना चाह रही थी वो कर नहीं पाई, क्यों? बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज बीच में आ गई, तो गवर्नमेंट की जो सारी प्लानिंग थी वो खराब हो गई। और आपको पता ही उस टाइम पर गवर्नमेंट किसकी थी, तो गवर्नमेंट की सारी प्लानिंग खराब हो गई। इधर जो गवर्नमेंट चेंजेस करना चाह रही थी वो नहीं कर पाई, ठीक है ना। तो अब गवर्नमेंट भी हाथ पे हाथ रख के तो बैठने वाली नहीं थी। तो ये जो 7 जजेस है ना, इसकी साइड में ये जजेस थे जो मैं आपको नाम बताता हूं। जस्टिस शीलत, जस्टिस हेगड़े एंड जस्टिस ग्रोवर, ये इनके सरनेम है, आप चाहो तो कंप्लीट देख सकते हो गूगल पे। तो ये जजेस थे जस्टिस शीलत, हेगड़े, ग्रोवर, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे, उन 7 जजेस में थे। ठीक है, ये इस साइड में थे, 7 जजेस की साइड में। और ये जो 6 जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे, गवर्नमेंट के सपोर्ट में, ये भी मैं आपको बता देता हूं, कहां लिखूं इसको। ये जो थे, दूसरे पेन से बना देता हूं। जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे ना, उसमें एक जज थे जस्टिस A.N. रे। तो देखो क्या होता है, क्योंकि उस टाइम में जो सीजीआई थे वो तो रिटायरमेंट के पास आ चुके थे, उनका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका था। अब अपॉइंट होना था न्यू सीजीआई। तो गवर्नमेंट, अब कोई प्रोसीजर तो था ही नहीं, कन्वेंशन फॉलो हो रही थी। कन्वेंशन क्या फॉलो हो रही थी कि जो सीनियर मोस्ट जज है वो ऑटोमेटिकली अपॉइंट हो जाते थे सीजीआई। गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ये जो रिपोर्ट आई थी ना, ये रिपोर्ट
देखो, जो गवर्नमेंट ने 1957 से 1958 में रिपोर्ट आई थी, और उसको उस टाइम में गवर्नमेंट ने कोई भाव नहीं दिया था। मिस्टर एम सी सेटलवर्ड की जो रिपोर्ट आई थी कि उसमें भाई मेरिट के बेस पर भी होना चाहिए सीजीआई का सिलेक्शन, तो इस वाली रिपोर्ट को उठाया गवर्नमेंट ने, और बोला कि देखो, अपॉइंटमेंट की पावर प्रेसिडेंट के पास, तो बोला कि नहीं, हालांकि सीनियर जजेस ये थे, ये 3 सीनियर जजेस थे ए एन रे से पहले, लेकिन गवर्नमेंट ने जस्टिस ए एन रे को अपॉइंट कर दिया सीजीआई, क्योंकि ये भाई कंट्रोवर्सीज हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट के फेवर में थे, तो गवर्नमेंट ने एक एब्सर्ड सा रीजन देते हुए, वेग सा, मतलब जिसका कोई, देखो 1957-58 की रिपोर्ट थी, आप अभी बात कर रहे हो 1973 के भी बाद में, 74 की बात थी आई थिंक। अब आप उस रिपोर्ट को दिखा के कह रहे हो कि ए एन रे जो है ना, ये ज्यादा मेरिटोरियस हैं इनसे, क्यों? अब इसका रीजन तो गवर्नमेंट ने कुछ बताया नहीं। मेरिटोरियस कैसे बता सकते हो आप? एक जज मेरिटोरियस है, दूसरा नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज। तो अब भाई साहब, यहां तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई बड़ी। 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके अलावा चौथे जज को उठा के सीजीआई बना दिया। अब ये बात तो इनके बर्दाश्त के बाहर हो गई, तीनों जजों के। भाई इन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट में इन्होंने रिजाइन कर दिया, इन तीनों ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, और जस्टिस ए एन रे बन गए सीजीआई। इसको बोला गया फर्स्ट सुपर सेशन ऑफ जजेस। सुपर सेशन बोला गया इसको, ये वर्ड याद रखना, फर्स्ट सुपर सेशन ऑफ जजेस। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। ये जजेस के नाम याद रखना, जस्टिस शेलत हेगड़े ग्रोवर, फर्स्ट सुपर सेशन में इनको सुपरसीड कर और जस्टिस ए एन रे को सीजीआई बना दिया गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट में सपोर्ट में थे, ऐसा कहती है दुनिया। अब भाई यहां से हो गया रिजाइन। इसके बाद देखा जाए तो एक वो भी गई थी, पेटिशन भी गई थी कोर्ट में। इसके बाद एक पेटिशन कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में पेटिशन आई थी, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भाई ऐसा है कि जब इन 3 जजेस ने रिजाइन दे दिया, तो उसके बाद ऑब्वियसली जो सीनियर मोस्ट जज थे वो ऑटोमेटिकली ए एन रे ही थे। तो अब पेटिशन को आगे फर्दर प्रोसीड करने का कोई रीजन भी नहीं था, तो उस पेटिशन का कुछ हुआ नहीं। तो इसके बाद क्या होता है, आगे चलते हैं। इसके बाद इलेक्शंस हो जाते हैं, और इलेक्शंस में फिर से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ठीक है, और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, इंदिरा गांधी जी बन जाती है प्राइम मिनिस्टर। अब आपने ये भी केस सुना होगा, मैं आपको एक केस बताता हूं। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 का मैटर है सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिसाइड हुआ था। तो राज नारायण थे पेटिशनर, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि वो राय बरेली से इलेक्शन लड़ रही थी आई थिंक, तो पेटिशन फाइल होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इससे पहले ये तो सुप्रीम कोर्ट है, नाम सेम था, इधर राजनारायण कर लो, क्योंकि जो पेटिशनर होता है उसका नाम पहले आता है। तो राजनारायण ने फाइल करी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेटिशन फाइल करी, क्योंकि ये दोनों ही
एक जो सीट थी ना जहां से इंदिरा गांधी भी इलेक्शन लड़ रही थी और राजनारायण भी उसी सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो दोनों एक ही सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो राजनारायण का ये कहना था कि इंदिरा गांधी ने चीटिंग करी है और चीटिंग करके यूज करा है क्या, गवर्नमेंट की पावर का, और उस पावर की वजह से उन्होंने उस सीट को जीता है। उनके अपने जो भी इश्यूज थे तो उनके इलेक्शन को चैलेंज कर दिया गया, इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन चैलेंज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग आती है राजनारायण के फेवर में। उसकी वजह से इंदिरा गांधी जी की सीट चली जाती है एमपी की। अब एमपी की सीट चली गई तो आप प्राइम मिनिस्टर कैसे रहोगे? भाई एमपी तो होना चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर। ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एमपी कौन होता है और पीएम कौन बनता है। तो अब यहां पर इशू, फिर इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए ये जो केस है इसमें इंदिरा गांधी पेटिशनर की साइड में सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे वी आर कृष्णा अय्यर, वी आर कृष्णा अय्यर, ठीक है, ये जस्टिस थे उस टाइम पर। और वेकेशन बेंच थी, शायद छुट्टियों का टाइम था तो वेकेशन बेंच होती है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पार्टली आधी अलाउ कर दी, आधी अलाउ नहीं करी। मतलब ना तो वो इंदिरा गांधी के फेवर में रही, ना वो राजनारायण के फेवर में रही। इस तरीके का जजमेंट, इस तरीके की जजमेंट इन्होंने दे दी। इंदिरा गांधी ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को बिफोर जस्टिस कृष्णा अय्यर। द सुप्रीम कोर्ट पार्टली अलाउड द पिटीशन बट दो शी वाज अलाउड टू अटेंड द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट को अटेंड तो कर सकती थी लेकिन वहां पर वोटिंग नहीं कर सकती थी। इस तरीके से उनको अलाउ किया। अब भाई इशू क्या हुआ, अब आपको ये टाइम पीरियड याद आ रहा है कुछ? ये टाइम पीरियड आपको याद आ रहा है 1975 का क्या टाइम पीरियड था? 1975 से लेकर 1977, याद आ रहा है कुछ? यहां क्या हुआ था? यहां लगी थी इमरजेंसी, इमरजेंसी। भाई सीट चली गई थी ना, लेकिन गवर्नमेंट ने रीजन दिया इमरजेंसी लगाने का। क्या रीजन दिया इमरजेंसी लगाने का? कि इंटरनल डिस्टरबेंस हो गई है जी, इंटरनल डिस्टरबेंसेस हो चुकी हैं और हमें इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। और हमने लगा दी इमरजेंसी। इंदिरा गांधी जी ने माइक पर ही, क्या कहते हैं उसको, रेडियो पर ही लगा दी इमरजेंसी। हो गया, आगे चलते हैं। 1946 अमेंडमेंट आती है जी खूब सारी, 42nd अमेंडमेंट आती है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें बदलने की कोशिश करी जाती है। अमेंडमेंट लाने की पावर तो थी गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना, अमेंडमेंट लाने की पावर तो थी। सॉरी 46 कह रहा हूं, 76। भाई केशवानंद भारती से पहले आ चुका था। 76 का ये ना, हाँ 76 का टाइम पीरियड होता है और 42nd अमेंडमेंट आती है। ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात लिख लो, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टाइम पीरियड भी याद रखना। और अगर आपको ये स्टोरी याद रहेगी तो मेरे को नहीं लगता कि आप इस टाइम पीरियड को भूल जाओगे। इमरजेंसी के टाइम में 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट इमरजेंसी के टाइम में आती है। और देखो ये टाइम पीरियड देखो, 2 साल के टाइम पीरियड तक इमरजेंसी रही थी, इमरजेंसी रही थी 2 साल के टाइम पीरियड तक। इसी बीच में गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि हम संविधान में कुछ बदलाव कर देते हैं, हो गए बदलाव। और फिर गवर्नमेंट को लगा कि 1976 में, सॉरी 1977 में, कि चलो अब थोड़े माहौल ठीक लग रहा है, इलेक्शन करा लेते हैं। भाई इमरजेंसी हटानी पड़ेगी कभी ना कभी तो, क्योंकि सीट तो चली गई थी। सीट जो चैलेंज हुई राजनारायण के केस में, वहां से सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ दी नहीं, इधर इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी का पूरा आप इसके बारे में आर्टिकल पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगा गूगल पे, आपको उसके बारे में सारी चीजें मिल जाएंगी इजीली, बट वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या होता है 1977 में इलेक्शन करा लेती है गवर्नमेंट, इमरजेंसी को हटा देती है। कभी तो हटानी थी,
क्योंकि सारी पार्टी रीजनल पार्टीज में इकट्ठा हो गई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी बनने लगा, कब तक इमरजेंसी लगा के रखेगी गवर्नमेंट। लोगों का प्रेशर बनने लगा, कितने लोगों को जेल डाल दिया और सब, मतलब चारों तरफ से जब गवर्नमेंट घिर गई तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ठीक है, इलेक्शन कराते हैं 1977 में। इधर बात खराब हो गई और इधर जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी ने सरकार बना ली। जनता पार्टी में कई सारी पार्टी, रीजनल पार्टीज, जैसे बिहार, यूपी और दिल्ली, सारी जगहों की रीजनल पार्टीज जो थी उन्होंने मिलकर सरकार बना दी, जनता पार्टी। इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या करा, अगले साल सबसे पहले लेकर आए 44th अमेंडमेंट। इस 44th अमेंडमेंट का क्या काम था, इसमें जो भी बदलाव हुए थे ना उन सबको वापस कर दिया और कुछ अच्छी चीजें भी ले आए। वो क्या थे वो हम देखेंगे आगे। अभी के लिए इतना समझो, ये स्टोरी पकड़ते रहो, जो आप मैं स्टोरी बता रहा हूं ना, स्टोरी पकड़ते रहो। ये हो गया। हम अभी 124 की पर्टिकुलरली बात करें, जजेस की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे स्टोरी चल रही थी और कैसे जजेस को अपॉइंट करने का प्रोसीजर भी चेंज होता जा रहा था। अब देखो यहां, ये हो गया भाई 42nd में जो लेकर आई थी कांग्रेस पार्टी, वो जनता पार्टी ने सब कुछ बदल दिया। ठीक है, बहुत मेजर चेंजेस हुए थे 42nd, बहुत मेजर चेंजेस करने की कोशिश करी थी गवर्नमेंट ने। एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करी थी, बट ऐसा हो नहीं पाया। 44 जनता पार्टी ने सरकार बना ली, 44th अमेंडमेंट लाके सारी चीजें वापस कर दी। ठीक है, ये भी हो गया भाई। अब इधर फिर समस्या आ गई, किस चीज की, अब इसमें ये समझे आप अमेंडमेंट वाला चक्कर। अब क्या होता है, एक और केस आता है एडीएम जबलपुर। ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे। अगर कहीं आप ये सोचो कि मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है और इनके ऊपर आपको डायरेक्ट केसेस देखने को मिलेंगे। और फंडामेंटल्स वाले में पार्ट में हम इसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये केसेस बाय हार्ट याद हो जाएंगे जब इनकी सीक्वेंस आपको समझ आएगी। तो एडीएम है जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला 1976 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, जजमेंट होती है इसमें 4:1 से, 4:1। अब फिर समस्या, ये इस इमरजेंसी के ऊपर आती है। ये जजमेंट 1976 का है ना, 1976, तो ये इमरजेंसी के ऊपर होती है। ये जो इमरजेंसी लगा रखी थी गवर्नमेंट ने ऊपर, ये जजमेंट उसके ऊपर होती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इन जो इमरजेंसी होती है ना उसके अंदर गवर्नमेंट सारे राइट्स ले लेती है, अपनी मर्जी से किसी को भी जेल में डालती है। मतलब सारे सारे राइट्स जो है गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है इमरजेंसी के ड्यूरेशन में। और गवर्नमेंट कहती है कि इमरजेंसी के टाइम में राइट्स कैन बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, और इसको हिबस कॉर्पस केस भी बोला जाता है, क्योंकि सबको उठा उठा के, जो भी हाथ में आया उसको उठा के जेल में, जो भी पकड़ा गया उठा के जेल में। इसी के बाद ये जजमेंट जो आई 4:1 से, ये गवर्नमेंट के फेवर में गई। ठीक है, और लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली सरकार गिर गई, और सरकार गिरने के बाद इसी के कारण था कि 44th अमेंडमेंट आई, और जिस 44th अमेंडमेंट में इसको, इस इमरजेंसी वाले प्रोविजंस को भी, ये जो 4:1 की गई थी ना, ये इंदिरा गांधी के फेवर में गई थी। गवर्नमेंट ये इंदिरा गांधी के फेवर में गई थी ये जजमेंट। और इधर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ठीक है, इमरजेंसी में कोई भी राइट लिया जा सकता है। तो जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आती है 48 में, जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आती है 48 में, ओ सॉरी हाँ 78 में, तो वो इनको चेंज कर देती है सारी चीजों को। और वो 359, आप देखोगे एक आर्टिकल है 359, उसमें भी चेंजेस लाती है और बोलती है कि 20 और 21 को
इस राइट को कोई नहीं ले सकता, 2021 के राइट को कोई नहीं ले सकता। तो इस तरीके के अमेंडमेंट्स, काफी अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट में बहुत मेजर चेंजेस हुए, जो कि 44 अमेंडमेंट में सही कर दिए गए। उनकी जो भी गलतियां थी वो 40, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आई थी, वो इसी मुद्दे पर इलेक्शन जीत कर आई थी। ठीक है, हमारा मुद्दा यहां था, ये एक कौन था भाई जो सरकार के अगेंस्ट में गया, जो सरकार के अगेंस्ट में गया, ये कौन था भाई? ये थे हमारे ऑनरेबल जस्टिस खन्ना। इमरजेंसी के टाइम में जब सरकार के पास इतनी पावर थी कि वो किसी को भी उठा के जेल में डाल रहे थे, उस टाइम पर जस्टिस HR खन्ना ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन दिया था और बोला था कि नहीं, इमरजेंसी के टाइम में आप किसी की लाइफ नहीं ले सकते, किसी के ये बेसिक राइट्स नहीं छीन सकते। वो चीज तो हमें चलो फंडामेंटल राइट्स के टाइम पर देखनी है, वो मैं आपको तब बताऊंगा। अब फिर यहाँ डिस्प्यूट, वही टाइम आ गया, फिर वही टाइम आ गया। सीजीआई बदलने वाले थे, सीजीआई बदलने वाले थे और HR खन्ना लाइन में थे। ठीक है, सीजीआई बनने की लाइन में थे। तो यहां पर फिर वही होता है कि HR खन्ना होते हैं सीनियर जज, सीनियर मोस्ट जज। HR खन्ना, जस्टिस HR खन्ना सीनियर मोस्ट जज होते हैं, लेकिन इनको सुपरसीड कर कर जस्टिस MH बेग को सीजीआई बना दिया गया, इनको सीजीआई बना दिया गया। ठीक है, तो जस्टिस HR खन्ना को क्या करना था? इन्होंने उठा के रिजाइन कर दिया। ठीक है, इसको बोला जाता है सेकंड सुपर सेशन ऑफ जजेस। ऑलराइट, तो हमने फर्स्ट सुपर सेशन देख लिया, सेकंड सुपर सेशन देख लिया, सरकमस्टांसेस देख लिए, सारी चीजें समझ ली। आई होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे आपको थर्ड जजेस केस है, अभी तो बहुत चीजें इसमें रिमेनिंग है, आपको मजा आ जाएगा वो सारी चीजें सुन के, और आप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अभी तो इसमें काफी कुछ रिमेनिंग है, बट शायद अभी इतना टाइम आज इतना है नहीं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। ये सारे जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत रेलेवेंट चीजें हैं पेपर से रिगार्डिंग, और इनमें हर पॉइंट पे से आपको, जो इसमें हर पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं। लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इससे, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 124 से तो आ ही सकते हैं, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, ये सारी अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हम रिवाइज करोगे तो 89th अमेंडमेंट, 102nd अमेंडमेंट, 104th अमेंडमेंट, ये भी हम कर चुके हैं पहले क्लासेस में, तो आप जाके उनको देख सकते हो सारी क्लासेस को। और सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, आपसे किसी चीज का कोई चार्ज नहीं है, बस आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर आपको चीजें पसंद आ रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, टेक केयर।